हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, एज वेल एज आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन में किस तरह से पैकिंग एफिशिएंसी को निकाला जाता है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ स्पेस लैटिस। अब स्पेस लैटिस होता क्या है? तो 3 डायमेंशन में जब हम पॉइंट को अरेंज करते हैं रेगुलर वे में, उसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्पेस लैटिस। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे अरेंज किया है, एक रेगुलर पैटर्न में हमने अरेंज किया है। अगर यही अरेंजमेंट 3 डायमेंशन में किया जाए, उसी अरेंजमेंट को हम स्पेस लैटिस का नाम देते हैं, जहाँ पे हर एक पॉइंट को हम लैटिस पॉइंट कहते हैं और हर लैटिस पॉइंट का एनवायरनमेंट सेम होना चाहिए। तीसरी बात, जितने भी लैटिस पॉइंट हैं ये एक्चुअली में इंडिकेट करते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के पोजीशन को, जहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हो सकती हैं? ये एटम हो सकती हैं, ये आयन हो सकते हैं, या फिर ये मॉलिक्यूल हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हम किस तरह के लैटिस की बात कर रहे हैं। सेकेंड टर्म हमारा आता है यूनिट सेल। अब ये यूनिट सेल है क्या? किसी भी क्रिस्टल का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जिसको आप रिपीट कर करके पूरा क्रिस्टल जनरेट कर सकते हो, उसी को हम यूनिट सेल का नाम देते हैं। एंड किसी भी क्रिस्टल में इन्फिनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे इमेजिन कीजिए मैं 2 डायमेंशन में इन सारे पॉइंट को इस रेगुलर वे में अरेंज की हूँ। अगर मैं ये मान के चलूँ कि इन पॉइंट्स को आपस में अरेंज कर दूँ, तो हम देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगल शेप का हमें एक छोटा सा यूनिट मिला है। एंड अगर हम फर्दर बाकी पॉइंट को भी एक दूसरे से कनेक्ट कर दें, तो हम देख सकते हैं कि हमें बार बार रेक्टेंगल ही मिल रहा है। एंड अगर हम सारे रेक्टेंगल को एक दूसरे से कनेक्ट कर दें, तो हम एंटायर 2 डायमेंशन लैटिस बना सकते हैं। बट इस लैटिस को बनाने के लिए किस छोटे यूनिट को बार बार रिपीट किया जा रहा है? दिस वन। हम देख सकते हैं इस पूरे लैटिस को बनाने के लिए इसी पोर्शन को बार बार रिपीट किया जा रहा है 2 डायमेंशन में। जो पूरे लैटिस को बनाने के लिए जिस पोर्शन को बार बार रिपीट किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल इज नथिंग बट द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन एनी क्रिस्टल, जिसको रिपीट कर करके हम पूरा क्रिस्टल को जनरेट कर सकते हैं। अब ये जो यूनिट सेल आपका होता है, ये एक्चुअली में 2 तरह के होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या है? प्रिमिटिव यूनिट सेल ऐसे यूनिट सेल्स को कहा जाता है जहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मीन्स एटम, आयन और मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे ही मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस अज्यूम दैट एक छोटा सा यूनिट सेल मेरे पास क्यूब शेप का है। अब इस क्यूब में 8 कॉर्नर होती हैं, 6 फेस होते हैं एंड 12 एजेस होती हैं। अगर हम इमेजिन करें कि मेरा जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ये 8 कॉर्नर पे है, तो जब आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे मेंटेन्ड होता है, उस तरह के यूनिट सेल को कहा जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेकेंड होता है यहाँ पे सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब है कि अगर आपके पास कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ अगर किसी और भी पोजीशन पे मौजूद है, तो हम उस तरह के यूनिट सेल को सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, दूसरा होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, तीसरा होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या है? अगर इमेजिन कीजिए क्यूबिकल शेप में ही हम एक यूनिट सेल लेते हैं।
अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 8 कॉर्नर पे एंड इन एडिशन टू दिस 8 कॉर्नर, अगर एक पार्टिकल आपका बॉडी के सेंटर में भी मेंटेन्ड है, मतलब कॉर्नर के साथ साथ एक पार्टिकल आपका बॉडी के सेंटर में भी मेंटेन्ड है, तो इस तरह के यूनिट सेल को हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरी आती है यहाँ पे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब है कि अगर आपके पास लेट अस से सेम क्यूबिकल यूनिट सेल ले लेते हैं, इसके अंदर अगर हम पार्टिकल को 8 कॉर्नर एंड इन एडिशन टू 8 कॉर्नर अगर हम 6 फेस के सेंटर में भी पार्टिकल को प्लेस कर दें, तो इस तरह के यूनिट सेल को हम कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड थर्ड वन इज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होती हैं वो 8 कॉर्नर पे तो होंगी ही, बट इन एडिशन टू 8 कॉर्नर एक पार्टिकल अगर इस फेस पे मौजूद है तो इसके जस्ट ऑपोजिट फेस पे एक पार्टिकल और होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि कॉर्नर के साथ साथ सेंटर ऑफ 2 ऑपोजिट फेस पे आपका पार्टिकल होगा, जिनको हम अल्टरनेट फेस भी कहते हैं। तो अगर आपका पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ अल्टरनेट फेस सेंटर पे भी मौजूद है, तो ऐसे यूनिट सेल को हम एंड सेंटर्ड यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। नया टॉपिक हमारा है टाइप ऑफ लैटिस। अब लैटिस जो होती हैं वो एक्चुअली में 3 तरह की होती हैं। सबसे पहला है 1D लैटिस। तो 1D लैटिस ऐसे लैटिस को कहा जाता है जहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस के अलोंग रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को सिर्फ और सिर्फ अरेंज किया है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो जब हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ एक ही एक्सिस के अलोंग अरेंज होता है, उस तरह के लैटिस को 1D लैटिस कहा जाता है। एंड 1D लैटिस को डिफाइन करने के लिए सिर्फ एक ही पैरामीटर की ज़रूरत होती है। एंड ये पैरामीटर कौन सा है? डिस्टेंस बिटवीन द 2 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। इनके बीच का डिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं। हम डिस्टेंस को बढ़ा भी सकते हैं, हम डिस्टेंस को घटा भी सकते हैं। तो बेसिकली इस तरह के लैटिस को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ एक ही पैरामीटर की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ डिस्टेंस बिटवीन द 2 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्योंकि एंगल हमेशा इन दोनों के बीच में सेम ही रहेगा। अगर मैं पार्टिकल को एक दूसरे से सेपरेट कर दूं, तो स्टिल अगर आप देखेंगे तो इनके सेंटर से सेंटर का जो एंगल है वो आपका 180 डिग्री ही है। चाहे आपका पार्टिकल एक दूसरे के टच में है, चाहे अगर आपका पार्टिकल एक दूसरे से दूर है, एंगल कभी भी नहीं बदलेगा। सो एंगल इज नॉट अ पैरामीटर टू डिफाइन 1D लैटिस, बट जो डिस्टेंस है पार्टिकल के बीच में, इसको हम चेंज कर सकते हैं। एंड इस तरह से टोटल कितनी पॉसिबिलिटी मेरे पास अवेलेबल हो सकती है 1D लैटिस को बनाने की? इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो एक तरह से वो जो 1D लैटिस हमारा होता है, ये एक इमेजिनरी लैटिस होती है। ऐसा कोई लैटिस नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक तरह से इमेजिनरी लैटिस होती है। दूसरा आता है 2D लैटिस। तो 2D लैटिस के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स आपके 2 एक्सिस के अलोंग सिचुएटेड हो सकते हैं। लेट अस से एक एक्सिस मैंने एक्स एक्सिस चूज़ किया है, दूसरा मैंने वाई एक्सिस लिया है। एक जगह पे आप देख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है मैंने एक्स एक्सिस पे प्लेस किया है, एंड दूसरी तरफ मैंने जो पार्टिकल का अरेंजमेंट किया है ये वाई एक्सिस के अक्रॉस किया है। अब यहाँ पे 2D लैटिस को डिफाइन करने के लिए टोटल 3 पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब कौन कौन से वो पैरामीटर हैं? सबसे पहला पैरामीटर है डिस्टेंस बिटवीन द 2 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस, जिसको मैंने D1 ले लिया है।
Second one is distance between any two constituent particles along y-axis, जिसको मैंने d2 लिया है. बट रिमेंबर दैट जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं हम सेंटर से सेंटर के बीच के डिस्टेंस की ही बात करेंगे. एंड तीसरा जो वेरिएबल यहाँ पे है, तीसरा जो पैरामीटर है, दैट इज एंगल बिटवीन दीज टू एक्सेस, जिसको मैंने यहाँ पे अल्फा ले लिया है. सो टोटल d1 d2 एज वेल एज अल्फा, ये तीन पैरामीटर की ज़रूरत पड़ेगी 2D लैटिस को एक्सप्लेन करने के लिए. एंड 2D लैटिस भी एक तरह से इमेजिनरी लैटिस ही आप मान सकते हैं, क्योंकि नेचर में जितने भी लैटिस हमारे पास अवेलेबल है वो एक तरह से 3D लैटिस है. तो ये भी हमारा एक इमेजिनरी लैटिस के अंदर ही आता है. अब 2D लैटिस टोटल होते कितने तरह के हैं, तो इसको यहाँ पे हमने दिखाया है. एक्चुअली में 2D लैटिस आपके पास 5 टाइप्स की होती हैं. एंड व्हाट आर दोस 5 टाइप्स ऑफ 2D लैटिस, जिसमें सबसे पहला जो हमारा है ये स्क्वायर लैटिस है. हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सर्टेन पॉइंट 2 डायमेंशन में अरेंज किया था और इन लैटिस पॉइंट को यूज़ करके हम यहाँ पे टोटल 5 टाइप ऑफ 2D लैटिस को फ्रेम कर पाए हैं. पहला पॉसिबिलिटी है स्क्वायर का. स्क्वायर में क्या होगा, ये जो आपका एक्स एक्सिस के अलोंग पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है जिसको मैं d1 मान रही थी, वाई एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है पार्टिकल के बीच में उसको मैं d2 मान रही थी. तो यहाँ पे स्क्वायर एक ऐसा लैटिस है 2 डायमेंशन में जहाँ पे d1 और d2 हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे. और अगर एंगल की बात करें तो यहाँ पे एंगल इन दोनों के बीच में कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा. सेकेंड टाइप ऑफ 2D लैटिस इज रेक्टेंगल लैटिस, जिसमें जो d1 है हमारा और जो d2 है आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन दोनों की वैल्यू कभी भी बराबर नहीं हो सकती है. मतलब d1 इज नॉट इक्वल टू d2. बट अगर एंगल की बात करें तो एंगल इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली क्या है, 90 डिग्री के बराबर है. तीसरा यहाँ पे आता है पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम में क्या होगा, यहाँ पे अगर इसको मैं d1 लूँ, इसको d2 लूँ, तो d1 इज नॉट इक्वल टू d2 एज वेल एज एंगल जो यहाँ पे है लेट अस से थीटा, ये थीटा भी आपका 90 डिग्री के बराबर नहीं है. चौथा है रोम्बस. रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनके जो बाइसेक्टर होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. एंड जो लास्ट हमारी पॉसिबिलिटी है दैट इज़ फिफ्थ पॉसिबिलिटी, दैट इज़ हेक्सागन. हेक्सागन की खासियत क्या होती है, जो एंगल हमारा होता है वो आपका 120 डिग्री के बराबर होता है. तो इस तरह से हमारे पास 5 टाइप के 2D लैटिस होती हैं, बट ये भी एक तरह से इमेजिनरी लैटिस के अंदर ही आता है. तीसरा पॉसिबिलिटी है हमारे पास 3D लैटिस की. तो 3D लैटिस ऐसे लैटिस को कहा जाता है जहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग एज वेल एज जेड एक्सिस के अलोंग मौजूद होंगे. अब 3D लैटिस को डिफाइन करने के लिए टोटल 6 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेंगी. फर्स्ट वन, अगर एक्स एक्सिस के अक्रॉस किसी भी दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के सेंटर से सेंटर के डिस्टेंस को अगर मैं a मानती हूँ, वाई एक्सिस के अलोंग किसी भी दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के सेंटर से सेंटर के बीच के डिस्टेंस को अगर मैं b मानती हूँ, एंड जेड एक्सिस के अक्रॉस अगर मैं किसी भी दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के सेंटर से सेंटर के बीच के डिस्टेंस को c मान लूँ, प्लस अगर x एक्सिस एंड y एक्सिस के बीच का जो एंगल है लेटर से मैं उसको गामा लेती हूँ, x एक्सिस एंड z एक्सिस के बीच का जो एंगल है लेटर से मैं उसको बीटा लेती हूँ, एंड y एक्सिस एंड z एक्सिस के बीच का जो एंगल है लेटर से मैं उसको अल्फा लेती हूँ. तो टोटल मेरे पास कितने पैरामीटर हैं, पैरामीटर है पहला a b c, जिसको मैं कहूँगी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस
बिटवीन एनी टू कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अल्फा बीटा गामा क्या है हमारा, दीज आर द एंगल्स बिटवीन एनी टू एक्सिस, जिसको हम इंटर एक्सियल एंगल कह सकते हैं। इंटर एक्सियल एंगल कह सकते हैं। तो टोटल मेरे पास कितने पैरामीटर हैं, 6 पैरामीटर हैं, जिनको यूज करके हम 3 डायमेंशनल लैटिस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब अगर हम 3 डायमेंशन में आते हैं तो टोटल हमारे पास 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम होता है, जिसमें सबसे पहले है क्यूबिक सिस्टम, सेकंड है टेट्रागोनल, थर्ड है ऑर्थोरोम्बिक, फोर्थ है हेक्सागोनल, फिफ्थ है रोम्बोहेड्रल, जिसको ट्राइगोनल भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ वन है मोनोक्लिनिक, एंड सबसे लास्ट जो हमारा क्रिस्टल सिस्टम है दैट इज ट्राइक्लिनिक। अब इन सिस्टम के अंदर ए बी सी के बीच में क्या रिलेशन है एंड प्लस अल्फा बीटा गामा के बीच में क्या रिलेशन है, ये हमें यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले क्यूबिकल सिस्टम जो हमारा होता है वो सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल सिस्टम होता है, जिसमें अल्फा बीटा एंड गामा एग्जैक्टली इक्वल होते हैं और इनकी वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होती है। क्यूबिक सिस्टम के अंदर A इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है, मतलब जितना डिस्टेंस आपका एक्स एक्सिस के अक्रॉस पार्टिकल के बीच में होगा उतना ही डिस्टेंस वाई एक्सिस के अक्रॉस भी होगा, एंड उतना ही डिस्टेंस आपका पार्टिकल के बीच में जेड एक्सिस के अक्रॉस भी होगा। एंड क्यूबिकल सिस्टम के अंदर टोटल हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है, 3 वेरिएशंस है, जिसमें एक हमारा प्रिमिटिव होता है जिसको हम सिंपल क्यूबिक भी कहते हैं, दूसरा है बॉडी सेंटर एंड तीसरा है हमारा फेस सेंटर। सेकेंड आता है टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल में क्या है, ए और बी बराबर होते हैं, बट बी और सी का लेंथ जो होता है अनइक्वल होता है, बट एंगल यहाँ पे हमारा कंप्लीटली बराबर भी है एंड प्लस 90 डिग्री के बराबर है। एंड सेकेंड थिंग, टेट्रागोनल सिस्टम के अंदर आपस में टोटल 2 वेरिएशंस होती हैं, 2 पॉसिबिलिटी होती है, जिसमें एक हमारा प्रिमिटिव होता है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे मौजूद होंगे, और एक आपके पास बॉडी सेंटर होता है जिसमें कॉर्नर के साथ साथ एक पार्टिकल आपका बॉडी के सेंटर में भी मौजूद रहेगा। थर्ड वन इज ऑर्थोरोम्बिक। ये एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें सबसे ज़्यादा वेराइटीज़ है, सबसे ज़्यादा पॉसिबल वेरिएशंस है। इसकी खासियत क्या है, तीनों साइड जो होती हैं वो अनइक्वल होती हैं, बट एंगल आपका इक्वल होता है और प्लस वो 90 डिग्री के बराबर होता है। एंड 4 पॉसिबिलिटी में क्या क्या है, एक प्रिमिटिव होता है, एक आपका बॉडी सेंटर होता है, एक आपका फेस सेंटर होता है और एक आपका एज सेंटर होता है। नेक्स्ट आता है हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल के अंदर ए और बी बराबर होते हैं, बट बी और सी की लेंथ जो होती है वो अनइक्वल होती है, बट अल्फा बीटा बराबर के साथ साथ 90 डिग्री के बराबर भी है, और वन ऑफ द एंगल इज एक्चुअली इक्वल टू 120 डिग्री। इसमें सिर्फ एक ही वेरिएशन है, दैट इज वन विच इज प्रिमिटिव इन नेचर। रोम्बोहेड्रल की बात करें तो रोम्बोहेड्रल के अंदर जितने भी साइड्स हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एज वेल एज जेड एक्सिस के अक्रॉस, ये तीनों बराबर होती है। एंगल की अगर बात करें तो अल्फा बीटा गामा बराबर है बट 90 डिग्री के अनइक्वल हैं, और इसके पास भी सिर्फ एक ही ऑप्शन है और ये सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। रही बात मोनोक्लिनिक की, तो मोनोक्लिनिक के अंदर ए बी सी बराबर नहीं होते हैं, सारे बॉन्ड लेंथ अनइक्वल होते हैं। और अगर एंगल की बात करें हम तो अल्फा और गामा इक्वल के साथ साथ 90 डिग्री के बराबर है, बट जो बीटा हमारा होता है ये 120 डिग्री के बराबर नहीं होता है। एंड प्लस मोनोक्लिनिक के पास भी तो यहाँ पे टोटल 2 पॉसिबल वेरिएशंस है, एक हमारा प्रिमिटिव होता है, एक हमारा एंड सेंटर्ड होता है। रही बात ट्राइक्लिनिक की, तो ट्राइक्लिनिक सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास अवेलेबल होता है 3 डायमेंशन में, जहाँ पे तीनों लेंथ जो होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, अल्फा बीटा गामा ये भी आपके अनइक्वल होते हैं और प्लस से 90 डिग्री के भी अनइक्वल होते हैं। और इसमें सिर्फ एक ही वैरायटी है
कि ट्राइक्लिनिक सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव के फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब ट्राइक्लिनिक के अंदर भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ पे मिलेगा, सिर्फ कॉर्नर पे मिलेगा। अब इसी बेसिस पे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आते हैं उसकी बात हम कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन में यूजुअली पूछा जाता है मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जो सिमेट्रिकल सिस्टम है हमारा वो क्यूबिक है। जैसा कि ऑलरेडी हम ऊपर देख चुके हैं कि क्यूबिकल सिस्टम के अंदर जितने भी एज लेंथ्स हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के अक्रॉस, एज वेल एज जितने भी एंगल हैं सारे इक्वल हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल सिस्टम हम क्यूबिक को मानते हैं। दूसरा आएगा मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम। तो मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम हम ट्राइक्लिनिक सिस्टम को कहते हैं। जैसा कि आप ऊपर ही देख सकते हैं कि इसके सारे एज लेंथ्स भी अनइक्वल है एंड प्लस यहाँ पे जितने भी एंगल हैं ये भी आपका अनइक्वल होता है। तीसरी बात, सबसे ज़्यादा वैरायटी किस क्रिस्टल सिस्टम के पास अवेलेबल होती है 3 डायमेंशन में। तो ये आप देख सकते हैं कि ऑर्थोरोम्बिक के पास टोटल 4 वैरायटी है। इसके अंदर प्रिमिटिव भी एग्जिस्ट करता है, बॉडी सेंटर भी एग्जिस्ट करता है, फेस सेंटर भी एग्जिस्ट करता है, एज वेल एज एंड सेंटर भी एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा मैच बॉक्स किस तरह के क्रिस्टल सिस्टम को रिजेंबल करता है। तो मैच बॉक्स जो हमारा होता है, अगर हम इसके शेप की बात करें तो ये कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करता है। अब इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा लेंथ है तीनों एक्सिस के अक्रॉस, लेटर से इसको मैं ए लेती हूँ, इसको मैं बी लेती हूँ और इसको मैं सी लेती हूँ, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी। बट अगर एंगल की बात करें तो ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री है, राइट। मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का भी एंगल हमारा 90 डिग्री है, इवन ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री है। तो मतलब जितने भी हमारे एंगल हैं सारे बराबर हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, और ये एग्जैक्टली किसके बराबर है, 90 डिग्री के। अब आप इसको अगर मैच करेंगे हम तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये रिजेंबल कर रहा है ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम के साथ, जहाँ पे अल्फा बीटा गामा एग्जैक्टली इक्वल है और प्लस 90 के बराबर है, एंड जो आपका लेंथ है एक्स वाई एज वेल एज जेड एक्सिस के अक्रॉस, ये तीनों लेंथ आपके अनइक्वल हैं। इसलिए मैच बॉक्स को हम ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। रही बात आइस की एंड क्वार्ट्स की, तो आइस एंड क्वार्ट्स जो हमारा होता है ये एक्चुअली में हेक्सागोनल लैटिस को रिजेंबल करता है या फिर टेट्रागोनल लैटिस को रिजेंबल करता है। अब यहाँ पे जो हमने टोटल 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम की बात की 3 डायमेंशन में, इसमें अगर हम टोटल वेरिएशंस को आपस में ऐड कर दें तो हमें यहाँ पे 14 मिलेगा। मतलब टोटल सिस्टम जो हमारे पास अवेलेबल होता है 3 डायमेंशन में ये 14 होता है। इसको हम कहते हैं ब्रेवाइस लैटिस। दिस इज नोन एज ब्रेवाइस लैटिस। मतलब टोटल कितने ब्रेवाइस लैटिस है आपके पास 3 डायमेंशन के अंदर, 14 है। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे एक डायग्राम मैंने पेस्ट किया है। अब इस डायग्राम में जो चीज़ हमने ऊपर दिखाया है कि क्यूबिक सिस्टम के अंदर 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, टेट्रागोनल के अंदर 2 पॉसिबिलिटी हैं, ऑर्थोरोम्बिक के अंदर 4 पॉसिबिलिटी हैं, हेक्सागोनल के अंदर 1 पॉसिबिलिटी है। ये सारी चीज़ें हम डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्यूबिक के अंदर टोटल 3 वेरिएशंस है। एक प्रिमिटिव है, एक आपका बॉडी सेंटर है, आई यहाँ पे बॉडी सेंटर को इंडिकेट करता है, और एक आपके पास फेस सेंटर है। हेक्सागोनल की बात करें तो हेक्सागोनल के अंदर हमारे पास क्या था, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी था। हेक्सागोनल के अंदर एक ही पॉसिबिलिटी था, दैट वाज प्रिमिटिव। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर कि हेक्सागन के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में सिर्फ और सिर्फ आपके कॉर्नर पे मेंटेन्ड है और सिर्फ इसके पास एक ही पॉसिबिलिटी है। इन अ सिमिलर वे रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल की बात करें, इसमें एक पॉसिबिलिटी है।
टेट्रागनल में दो पॉसिबिलिटी था, एक आपके पास था प्रिमिटिव, एक आपके पास था बॉडी सेंटर। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर टोटल हमारे पास पॉसिबिलिटी 4 है। ऑर्थोरोम्बिक भी है, ऑर्थोरोम्बिक में एक प्रिमिटिव है, एक आपके पास बॉडी सेंटर है, एक आपके पास फेस सेंटर है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि फेस के सेंटर में भी पार्टिकल्स रखे हुए हैं। यहाँ पे भी एक पार्टिकल आपका रखा हुआ है बॉडी के सेंटर में। और रही बात एज सेंटर की, तो एंड सेंटर के अंदर आप देख सकते हैं कि पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट कॉर्नर, 8 कॉर्नर, एंड अलोंग विद दैट वन पार्टिकल इज प्लेस्ड एट दिस फेस सेंटर एंड अनदर पार्टिकल इज प्लेस्ड एट दिस फेस सेंटर। इन अ सिमिलर वे मोनोक्लिनिक की बात करें तो उसके पास दो वेरिएशंस है, एक आपके पास प्रिमिटिव है और एक आपके पास क्या है, एंड सेंटर्ड है। एंड लास्ट वन इज अ ट्राइक्लिनिक। तो ट्राइक्लिनिक में हमने जैसा कि ऊपर देखा था कि ट्राइक्लिनिक में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज प्रिमिटिव। तो जो भी हमने यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखी थी, पॉसिबल वेरिएशंस देखे थे, इनको हम इस डायग्राम के थ्रू भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब पूरे सिस्टम के अंदर सिंस हमने यहाँ पे देखा कि 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम है 3 डायमेंशन में, बट जो सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म है 3D लैटिस के अंदर, ये हमारा क्यूबिकल सिस्टम होता है। एंड क्यूबिकल सिस्टम के अंदर कितनी पॉसिबिलिटी थी, तो क्यूब के अंदर टोटल 3 पॉसिबिलिटी थी। एक था प्रिमिटिव, जिसको हम सिंपल क्यूबिक कहेंगे, दूसरा है बॉडी सेंटर, एंड तीसरा है हमारा फेस सेंटर। अब सिंपल क्यूबिक क्या होता है? सिंपल क्यूबिक हमारा होता है जिसमें पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होगा, कॉर्नर पे होगा। तो ये हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, जिसमें हमने क्यूबिकल यूनिट सेल में पार्टिकल को सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्लेस किया है, जैसा कि हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। इस तरह के यूनिट सेल को हम प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। सेकेंड हमारा क्या है, बॉडी सेंटर। अगर एक पार्टिकल हम बॉडी के सेंटर में डाल देंगे तो ये हमारा बॉडी सेंटर यूनिट सेल कहलाएगा। एंड रही बात फेस सेंटर यूनिट सेल की, तो फेस सेंटर यूनिट सेल में क्या होगा कि कॉर्नर के साथ साथ अगर आपका पार्टिकल 6 फेस के सेंटर में भी मौजूद है, तो इस तरह से जो यूनिट सेल हमें मिलेगा, इसको हम कहेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट यहाँ पे हमें ये समझना है कि अगर आपका यूनिट सेल में पार्टिकल कॉर्नर पे होता है, या एज के सेंटर पे होता है, या बॉडी के सेंटर पे होता है, या फेस के सेंटर पे होता है, तो किसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, उसको समझने के लिए एक चीज़ हमने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करवानी चाहिए। अगर आप इस बड़े से क्यूब को, अगर हम इस बड़े से क्यूब को ध्यान से देखें तो इस पूरे क्यूब को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। दिस बिगर क्यूब हैज बीन डिवाइडेड इनटू 8 स्मॉलर पार्ट। एंड अगर हम इस 8 क्यूब में से जो छोटा सा क्यूब है, उसमें से अगर किसी एक क्यूब को रेफरेंस ले लें, लेट अस से मैं इस क्यूब को रेफरेंस ले रही हूँ, ये क्यूब हमारे लिए रेफरेंस हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रेफरेंस क्यूब हमने लिया है, उसके कॉर्नर पे एक पार्टिकल मौजूद है, बट ये जो कॉर्नर वाला पार्टिकल है, ये एक्चुअली में टोटल कितने यूनिट सेल के साथ, कितने क्यूब के कांटेक्ट में है? ये टोटल एक तो इस क्यूब के कांटेक्ट में है, एक इसके पीछे वाले क्यूब के कांटेक्ट में है, एक ये इस क्यूब के कांटेक्ट में है, एक ये इससे पीछे वाले क्यूब के कांटेक्ट में है, और 4 ऊपर वाले क्यूब के कांटेक्ट में है। तो बेसिकली जो हमारा कॉर्नर वाला पार्टिकल होता है किसी भी क्यूब का, ये 8 क्यूब के साथ कांटेक्ट में होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वन कॉर्नर पार्टिकल इज एक्चुअली सराउंडेड बाय 8 यूनिट सेल।
or I can say one corner particle is actually surrounded by 8 smaller cube. तो इस तरह से अगर मैं ये कहूँ कि एक छोटे से इस क्यूब को इस कॉर्नर पार्टिकल का कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा, तो सिंस ये कॉर्नर पार्टिकल 8 यूनिट सेल के साथ शेयरिंग में इन्वॉल्व है, तो ये सिर्फ इस छोटे से क्यूब को कितना पोर्शन कंट्रीब्यूट कर सकता है, 1/8 पोर्शन ही कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है हम लोगों को कि एक कॉर्नर पार्टिकल सिंस 8 क्यूब के साथ इक्वली सराउंडेड होता है, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ अपना 1/8 पोर्शन ही कंट्रीब्यूट करेगा किसी एक यूनिट सेल को। जितना 1/8 ये इस क्यूब को कंट्रीब्यूट करेगा, उतना ही 1/8 पोर्शन ये इसको भी देगा, और उतना ही 1/8 पोर्शन ये बाकी यूनिट सेल को भी प्रोवाइड करेगा। अब आते हैं किसी एज सेंटर के पार्टिकल को ले लेते हैं। नाउ अगर मैं इस क्यूब को रेफरेंस ले लूं, फिर से ये हमारा एक रेफरेंस क्यूब है। अब इस रेफरेंस क्यूब में आप देख सकते हैं कि ये जो पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है, ये इस क्यूब के एज के सेंटर में है। बट ये जो एज का जो सेंटर वाला पार्टिकल है, ये कितने क्यूब के साथ कनेक्टेड है? 4 क्यूब के साथ इक्वली सराउंडेड है। जितना इस क्यूब को कंट्रीब्यूट करेगा, उतना ही ये इसको भी कंट्रीब्यूट करेगा, उतना ही ये ऊपर वाले को कंट्रीब्यूट करेगा, और उतना ही ये साइड वाले को भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि अगर कोई पार्टिकल एज के सेंटर में मौजूद होता है, वो एक्चुअली में 4 अदर यूनिट सेल के साथ इक्वली सराउंडेड होता है। और जब आपका एज सेंटर 4 इक्वली यूनिट सेल के साथ कनेक्टेड होगा, तो किसी एक यूनिट सेल को ये सिर्फ और सिर्फ अपना कितना फ्रैक्शन दे सकता है, 1/4 पार्ट ही दे सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि कॉर्नर वाला पार्टिकल 1/8 पोर्शन कंट्रीब्यूट करता है एक यूनिट सेल को, एज के सेंटर वाला पार्टिकल सिर्फ अपना ये 1/4 पार्ट ही कंट्रीब्यूट करता है किसी एक यूनिट सेल को। एंड रही बात कोई फेस के सेंटर वाला पार्टिकल, तो आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर कोई फेस के सेंटर में मैं पार्टिकल को रख दूं, तो ये फेस का सेंटर वाला पार्टिकल किसी 2 यूनिट सेल के शेयरिंग में रहेगा। मतलब अगर ये किसी 2 यूनिट सेल के शेयरिंग में है, तो ये अपना 1/2 पोर्शन एक यूनिट सेल को देगा, और रेस्ट 1/2 पोर्शन ये किसी और यूनिट सेल को देगा। मतलब कहने का ये है कि फेस सेंटर वाला जो एटम होता है, वो ईच यूनिट सेल को कितना फ्रैक्शन कंट्रीब्यूट करेगा, 1/2 पोर्शन कंट्रीब्यूट करेगा। एंड लास्ट, अगर हम किसी बॉडी सेंटर वाले पार्टिकल की बात करें, तो सिंस बॉडी का जो सेंटर पार्टिकल होता है वो फुली इनसाइड होता है क्यूब के, इसलिए उस पार्टिकल का किसी और पार्टिकल के साथ कोई भी लेना देना नहीं होगा। मतलब जो सेंटर वाला पार्टिकल होता है वो किसी और यूनिट सेल के साथ बिल्कुल भी शेयरिंग में नहीं होता है, इसलिए बॉडी सेंटर वाला जो पार्टिकल होगा वो फुली कंट्रीब्यूट करेगा, 100% कंट्रीब्यूट करेगा उसी एक यूनिट सेल को जिसके सेंटर में वो मौजूद होता है। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा, कॉर्नर वाला पार्टिकल कंट्रीब्यूट करेगा 1/8 पोर्शन, फेस सेंटर वाला पार्टिकल कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1/2, बॉडी सेंटर वाला पार्टिकल फुली कंट्रीब्यूट करता है इसलिए 1 यूनिट लिखेंगे। और रही बात एज सेंटर की, तो एज सेंटर वाला जो पार्टिकल होता है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1/4 यूनिट करेगा। इसी को यूज़ करके अब हम ये पता लगाएंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स के अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा है सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किस तरह के यूनिट सेल को कहा जाता है? ये ऐसे यूनिट सेल्स हैं जहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे मौजूद होते हैं, जैसा कि हम ऊपर में स्टडी कर चुके हैं।
अब अगर हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स की बात करें कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स सिंपल क्यूबिक में कितने हैं, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हर कॉर्नर का एटम कितना कितना कंट्रीब्यूट करेगा इस यूनिट सेल को। अब जैसा कि ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि जो कॉर्नर वाला एटम होता है वो एक यूनिट सेल को सिर्फ और सिर्फ अपना 1/8 पोर्शन ही कंट्रीब्यूट करता है। तो ओवरऑल मेरे पास कितने कॉर्नर के एटम है? 8 कॉर्नर के एटम। और आठों कॉर्नर का एटम कितना कंट्रीब्यूट करेगा इस यूनिट सेल को? 1/8 करेगा। तो 8 इंटू 1/8 हमारा किसके बराबर हो गया? 1। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम है। लैटिस पॉइंट अगर कोई पूछे तो लैटिस पॉइंट हम कहेंगे 8 लैटिस पॉइंट है। कहाँ कहाँ पे? कॉर्नर पे। बट अगर हमें ये पूछे कि टोटल कितने एटम्स है आपके पास सिंपल क्यूबिक में, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास सिर्फ 1 होता है। रही बात बॉडी सेंटर की, तो बॉडी सेंटर में जो आपका पार्टिकल होता है वो आपके कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी मेंटेन्ड होते हैं। तो अगर हम कंट्रीब्यूशन इनका चेक करें तो 8 पार्टिकल एट कॉर्नर कंट्रीब्यूट 1/8 पोर्शन ईच। तो ये तो हो गया टोटल 1 ड्यू टू कॉर्नर पार्टिकल। एंड वन मोर पार्टिकल इज ऑल्सो प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर विच विल कंट्रीब्यूट फुली टू दिस यूनिट सेल ओनली, because this particle is not in contact with any other particle. That is why one particle and its contribution is 100%. So 1 into 1 यहाँ पे ये भी 1 हो गया। तो इफेक्टिवली हम ये कह सकते हैं कि बॉडी सेंटर के अंदर कितने एटम्स होते हैं? 2 एटम्स होते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक बॉडी सेंटर यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना होता है? 2 एटम होते हैं। इसी तरह से अगर हम फेस सेंटर यूनिट सेल की बात करें तो फेस सेंटर यूनिट सेल में क्या होता है? टोटल आपके पास 8 कॉर्नर पे पार्टिकल होगा और जितने भी 6 फेस के सेंटर है वहाँ पे पार्टिकल होगा। तो अगर हम कॉर्नर के पार्टिकल का टोटल कंट्रीब्यूशन काउंट करें तो 8 इंटू 1/8 होगा जिसकी वैल्यू 1 के बराबर है। तो 1 पार्टिकल विल बी ड्यू टू कॉर्नर and plus 6 particles are actually located at the face center। तो 6 into 1/2 because face के सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना हमने पढ़ा था? 1/2। तो टोटल मिला के यहाँ पे कितने एटम्स हो गए? 3 एटम्स। सो 3 + 1 यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स FCC में कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। फेस सेंटर लैटिस को ही हम एक और नाम से जानेंगे CCP, क्यूबिक क्लोज पैक्ड। इसी तरह से अगर एंड सेंटर की बात करें हम तो एंड सेंटर जो हमारा होता है उसमें हमारे पार्टिकल्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? 8 कॉर्नर पे होता है और प्लस किसी 2 ऑपोजिट फेस के सेंटर में होता है जिसको अल्टरनेट फेस सेंटर भी कह सकते हैं। तो अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 8 एटम जो हमारा है यहाँ पे कॉर्नर पे मौजूद है जिनका कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल को सिर्फ 1/8 पोर्शन ही मिल पाएगा। तो 8 इंटू 1/8 हमारा 1 हो गया एंड प्लस 2 हमारे पास फेस के सेंटर वाले एटम है जिनका कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा। तो 2 इंटू 1/2 यहाँ पे 1 हो गया। मतलब इफेक्टिवली हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे एक एंड सेंटर यूनिट सेल के अंदर? तो हम कहेंगे 2 होगा। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।